अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए कि या तो आप अभी के अभी 10 लाख ले लो या फिर एक पैसा जो हर दिन डबल होगा टिल 31 डेज, तो आप कौन सा चूज करेंगे? हमें बचपन में दो टाइप के इंटरेस्ट कैलकुलेशंस पढ़े थे। एक था सिंपल इंटरेस्ट और एक था कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट समझने में भी और फॉर्मूला नोट करने में भी काफ़ी इजी होता था, बट वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट लगता था। पर हमेशा से जो चीज़ें डिफिकल्ट होती है उन्हीं का रिजल्ट एंड में अच्छा आता है। वो कैसे, चलिए समझते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूँ कीर्ति और आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में समझने वाले हैं जो कि एक मैजिक की तरह काम करता है, जो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो अगर आपने 10 लाख रुपए लमसम चूज किए होते तो आपको अराउंड 90 लाख तक का लॉस हो गया होता। अगर आप एक पैसा जो हर दिन डबल होगा टिल 31 डेज के ऑप्शन को चूज करते तो आप करोड़पति बन गए होते। जी हाँ, सही सुना आपने। चलिए समझते हैं। जैसा कि आप ये टेबल से देख सकते हैं कि डे 1 पे एक पैसा है और वो हर दिन डबल हो रहा है। डे 5 तक आपके पास सिर्फ 16 पैसे हैं। डे 10 पे 5 रुपीज, डे 15 पे 160 रुपीज, डे 20 पे 5200, डे 25 पे 1,60,000 और फाइनली डे 31 पे आपके पास 1 करोड़ रुपए हो जाते हैं। शॉकिंग ना? हमारी साइकोलॉजी ही ऐसी रहती है कि हम 10 लाख रुपए सुन के सोच लेते हैं कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है और उसके बदले आपको सिर्फ एक पैसा दिया जा रहा था सेम डे पे। बट हमने ये ध्यान नहीं दिया कि एक पैसा हर दिन डबल होगा तो कितना अमाउंट एंड तक आप इकट्ठा कर लेंगे। तो यही होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है उस पे तो आपको इंटरेस्ट मिलता ही है, बट कंपाउंडिंग में आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमें रिजल्ट तो बहुत अच्छा देता है, बट बदले में हमसे हमारा टाइम और पेशेंस लेता है। यानी कि ये स्ट्रैटेजी तभी वर्क करेगी जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे। जैसा कि आप ये टेबल से देखेंगे तो फर्स्ट 10 डेज में वो अमाउंट सिर्फ 5 रुपए है और 20th डे पे 5000, इवन 25th डे में 1 लाख के अराउंड था और उसके बाद नेक्स्ट 5 डेज में ही वो अमाउंट 1 करोड़ रुपए हो गए। तो सपोज आपने स्टार्टिंग के डे में ही सोच लिया होता कि ये तो अभी तक सिर्फ 10 ही रुपए है या 100 ही रुपए हुआ है, या फिर ये सोच के कि 25th डे पे ये तो सिर्फ 1.5 लाख रुपीज ही हुए हैं, तो अगर आपने वहीं पे अपना अमाउंट विड्रॉ कर लिया होता तो आप 1 करोड़ तक पहुंच ही नहीं पाते। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी या गोल्ड देखते हैं तो उसकी वैल्यू आज के रेट में कितनी बढ़ गई होती है। हमारे दिमाग में भी ये सब देख के ये ख्याल ज़रूर आता है कि काश इतने साल पहले खरीद लिया होता या इन्वेस्ट कर दिया होता तो कितनी वैल्यू बढ़ गई होती। और हम फिर रिग्रेट करते हैं कि क्यों हमने जल्दी शुरुआत नहीं की। जल्दी शुरुआत करने से उस एसेट की वैल्यू तो बढ़ती ही है, बट क्या फ़र्क पड़ता है इन्वेस्टमेंट्स में, चलिए इस इन्वेस्टमेंट के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज मैंने 22 की एज से अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया और हर साल मैं 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर पाती हूँ और ये अमाउंट मैंने सिर्फ 27 की एज तक किया, यानी कि सिर्फ 6 साल तक ही मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ एक पर्सन वाई है जिसने 28 की एज पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और वो भी हर साल 20,000 रुपये ही इन्वेस्ट कर रहा है, बट उसने अपना इन्वेस्टमेंट तब तक किया जब तक वो 65 ईयर्स का नहीं हो गया। दोनों को सेम रेट ऑफ रिटर्न मिला, दैट इज 12%, बट 65 की एज पे ऑल्दो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बट बात ये आती है कि मेरे प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ 1,20,000 रुपए का था और वाई का प्रिंसिपल अमाउंट है 7,60,000, बट हम दोनों का रिटर्न ऑलमोस्ट सेम है। इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे हमें लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न मिल सके। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना कम है वाई से, बट रिटर्न ज़्यादा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस चीज़ के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। पावर ऑफ कंपाउंडिंग पॉजिटिव रिजल्ट तब देता है जब इंटरेस्ट इनकम हो रही होती है, बट वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे सकती है अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। सपोज अगर आप लोन लेने का प्लान कर रहे हो और उसका टेन्योर आप ज़्यादा रख रहे हैं जस्ट बिकॉज आपकी ईएमआई कम हो, तो इस चीज़ से भी आपका कंपाउंडिंग अफेक्ट आएगा और आप ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे ज़्यादा लंबे टेन्योर के लिए। साथ ही अगर आप अपने ईएमआई टाइमली पे नहीं कर पाते हैं तो वो भी आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएगा और इवेंचुअली आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर आप लोन के अर्ली रीपेमेंट से क्या इम्पैक्ट आ सकता है ये जानना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
इवन टैक्स के केसेस में भी तभी बेनिफिशियल होता है जब वो मेच्योरिटी अमाउंट पे लगे, बट वहीं अगर वो पीरियोडिकली टैक्स लगेगा जैसे कि एफडी वगैरह में, तो वो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कम कर देगा, जिससे कंपाउंडिंग में भी इम्पैक्ट आएगा। ऐसे तो हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हेल्प करता है आपको कंपाउंडिंग रिटर्न्स देने पर, बट कंपाउंडिंग उन चीज पे वर्क नहीं करता जिसमें आपने सिंपल इंटरेस्ट चूज किया हो, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि हमने समझा कि कंपाउंडिंग तभी वर्क करता है जब आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा हो। तो अगर आप वही इंटरेस्ट को विड्रॉ कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ मंथली या ईयरली पे आउट्स, तो फिर कंपाउंडिंग वर्क नहीं करेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी सेविंग्स पे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, तो आप यूज कर सकते हैं हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। इसमें आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंटर कर सकते हैं। सपोज मेरे पास अभी 5000 रुपीज रखा हुआ है जो मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ। इन केस नहीं भी है तो आप 0 रख सकते हैं। देन आप कितना रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 12% रिटर्न रखेंगे। टेन्योर में भी मैं सिर्फ 10 साल रखूंगी। देन कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी में ईयरली चूज कर रही हूँ, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट मैंने चूज किया है वो ईयरली मुझे 12% रिटर्न दे रहा है। देन रेगुलर इन्वेस्टमेंट, यानी मैं हर मंथ या क्वार्टरली कितना इन्वेस्ट कर सकती हूँ अपार्ट फ्रॉम माई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो मैं हर महीने 2000 रुपये इन्वेस्ट कर सकती हूँ। अब हम कैलकुलेट करेंगे। हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ है 2,45,000, फ्यूचर वैल्यू है 4.8 लाख्स एंड इंटरेस्ट है 2.35 लाख्स। बट यही चीज़ अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे देखेंगे तो वो अमाउंट सिर्फ 2,94,000 ही हो रहा है, यानी आपको अराउंड 1.8 लाख रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है कंपाउंडिंग में। तो ये सारे एग्जाम्पल्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस से हमने ये सीखा कि आप किसी भी अमाउंट से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और ये तो फैक्ट है कि जितना बड़ा अमाउंट उतना बड़ा रिटर्न। बट अगर मंथ में 1000-2000 भी सेव कर पा रहे हैं तो उस अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। बट मेक श्योर कीजिए कि आप ये इन्वेस्टमेंट रेगुलरली करें, ना कि कभी कभी। और अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप अपना अमाउंट भी उतने प्रपोर्शन से इंक्रीज करें। आप अगर जानना चाहते हैं कि आपके टारगेटेड वेल्थ को अचीव करने के लिए कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप हमारे इस कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। या आप ये जानना चाहते हैं कि कितना टाइम पे आप अपना एक टारगेटेड अमाउंट अचीव कर पाएंगे, तो आप ये वाला कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। इन सब की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। दूसरी चीज हमने ये सीखी कि जितनी जल्दी हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं उतना ही ज्यादा बेटर होगा। इसी के साथ एक और चीज जो हमने देखा, जो कि जितना टाइम आप अपने अमाउंट को ग्रो होने के लिए देंगे उतना ही फ्रूटफुल उसका रिजल्ट होगा। जब भी हम प्रॉपर्टी या गोल्ड खरीदते हैं तो हम ये सोच के खरीदते हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, बट जब हम स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम सोचते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा रिटर्न आएगा हम बेच देंगे। तो इवन अगर आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें अपना इन्वेस्टमेंट बहुत वाइजली चूज करना चाहिए। बैंक, एफडी और स्टॉक्स के रिटर्न में डेफिनेटली डिफरेंस होता है, और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दिखता तो काफी टेम्पटिंग है, बट उस पर हाई इंटरेस्ट या रिटर्न के लालच में हम ज्यादा लालच करते हैं और फिर हाई रिस्क ले लेते हैं। तो हमेशा उतना ही रिस्क ले जितना आप लूज करना अफोर्ड कर सकते हैं। आई होप आपको आज की ये वीडियो बहुत यूजफुल लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।